जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बोरिंग लगता है, जिसका नाम है मैथ। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपको भी मैथ बोरिंग लगता है? तो आज से आपको मैथ से डरना नहीं है, क्योंकि आज आप बहुत अच्छे जगह आ गए हो, क्योंकि यहाँ मैथ को पढ़ाया नहीं ज़्यादा सिखाया जाता है और हम आज मैथ को सीखेंगे। जितना हो सकता है उतना तोड़ तोड़ के सीखेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना मैथ को, वो सारा चीज़ सिखाया जाएगा यहाँ पे। हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताकर मैं आगे बढ़ूंगा और एक जंग लगी बुद्धि को भी खोल दूंगा। मतलब एक मंद बुद्धि बच्चा को भी आज मैं मैथ सिखाकर यहाँ से भेजने वाला हूँ। तो क्या आप मैथ सीखने के लिए रेडी हो? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर क्या है मैथ में, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। देखिए, इस चैप्टर का मैंने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन 0 क्लास बनाकर मैंने 2 क्लासेस में पढ़ा दिया, लाइव क्लासेस लेकर, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा नंबर के ऊपर काम किया। नंबर के ऊपर मैंने सारे तरह के नंबर कैसे बने, डिजिट क्या होता है, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, सारा चीज मैंने वहां पर पढ़ाया बहुत ही डिप्थ में। वहां पे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हर एक तरह का नंबर को मैंने पढ़ाया है, जो कि आपको क्लास 10th के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है, सारा का सारा पढ़ा दिया है। बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको भी बहुत तरह से तोड़कर मैं सिखाने वाला हूँ। हर एक एंगल से तोड़ूंगा, आपको समझ में आएगा। चाहे आप किसी भी तरह के बच्चे हो, आपको कुछ भी नहीं आएगा मैथ में, कुछ भी नहीं आता होगा ना मैथ में, वो सारा चीज मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं मान कर ही चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में, एकदम 0 लेवल से सिखाऊंगा और आपको धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। आपको मैथ से प्यार करवा दूंगा। आज के लेक्चर में बने रहना सिर्फ, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए आज हम दोनों मिलकर मैथ को डराने की कोशिश करते हैं। और मैथ से अब डरना नहीं है, मैथ को डराना है। चलिए, तैयार हैं आप? कमर कस लीजिए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या क्या जानना होता है, तो देखिए, टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक के पीछे 3 लोग हैं। कौन कौन? पहला, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और फैक्टर। जब तक आप इन तीनों लोगों को नहीं समझिएगा ना, इन 3 नंबर, इन तीनों को नहीं समझिएगा, तब तक आपको ये टॉपिक का मतलब समझ में नहीं आएगा। अरे बस नहीं। तो सबसे पहले हमें ये 3 चीज जानना है। ये 3 चीज भी मैंने बता रखा है पहले क्लास में, 0 क्लास में। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और बट अभी देखिए ये क्लासेस, क्योंकि मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा जितना इसमें काम है। इस टॉपिक के लिए जितना इस्तेमाल होगा उतना तो बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फटाफट, बाकी डिप्थ में पढ़ने के लिए तो और हम पढ़ेंगे ही, लाइव क्लासेस में मैंने बता ही रखा है। देखिए, सबसे पहला चीज मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगा फैक्टर। क्या पढ़ाना चाहूंगा? फैक्टर। देखिए, फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। डिवाइड आता होगा ना सबको? सबको डिवाइड आता होगा? फटाफट कमेंट्स में बताओ, डिवाइड आता है? तो जब डिवाइड आता है तो मुझे बताओ, 12 को अगर मैंने डिवाइड दे दिया 5 से, तो डिवाइड 2 से, क्या ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड करेगा? नहीं। 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बच गया? 2, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्या आपसे मुझे जानना है, वो चीज ये है कि 5 को मैं क्या कहूंगा? तो 5 को हम लोग कहते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और डिवाइजर एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड देता है किसी नंबर को, राइट। तो 5 यहाँ पे 12 को क्या कर रहा है? डिवाइड दे रहा है ना। तो यहाँ पे 12 का डिवाइजर कौन हो गया? कौन हो गया? 5, है ना। 12 को डिवाइड देने वाला नंबर कौन है? 5। बट ये एग्जैक्ट पूरा पूरा डिवाइड नहीं दे रहा है, राइट, रिमाइंडर बच रहा है। बट मैंने कहा कि भाई 12 को एक और नंबर से डिवाइड दो, जिसका नाम है 3। अब इस 3 से डिवाइड दो 12 को, तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में, और इसने जब डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या कर दिया? 0 0। रिमाइंडर क्या कर दिया? 0। अब यहां पे भी डिवाइजर है ये 3, अभी भी क्या है? ये डिवाइजर है। बट इन दोनों डिवाइजर में कुछ फर्क है। फर्क ये है कि ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है और ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हमें फैक्टर का मतलब यही समझाना था कि फैक्टर भी एक तरह का डिवाइजर होता है। बट शर्त यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है कि ऐसा डिवाइजर होना चाहिए जो डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। मतलब पूरा पूरा डिवाइड इसे कर दे, ठीक है। 12 का एक फैक्टर बन जाएगा 3। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्योंकि 3 ने क्या किया? 12 को पूरा पूरा 3 ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, इसलिए 3 इसका फैक्टर बन गया, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल समझू तो डिवाइजर। और डिवाइजर भी कैसा भाई? डिवाइजर भी कैसा? तो डिवाइजर के 2 केसेस, क्योंकि एक डिवाइड करेगा पूरा कंप्लीट और एक डिवाइड करेगा जो रिमाइंडर बचाएगा। तो रिमाइंडर बचने वाला को नहीं, इसको कोई पूछ नहीं होगा फैक्टर के अंदर, इसको कोई पूछ नहीं होगा। पूछ किसको होगा? इस डिवाइजर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे लिख देता हूँ, एकदम हिंदी में लिखता हूँ। देखो, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा और याद रहेगा कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीट
डिवाइड करता हो। जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो नंबर क्या हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहा कि भाई मुझे बताओ 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं। तो 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, फटाफट बताओ। तो 8 को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर बताओ। तो 1 पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, 2 पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, और 4 पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, और 8। ये 4 ऐसे नंबर हैं जो 8 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और ये चारों नंबर 8 का क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा फैक्टर्स। क्या कहलाएगा, फैक्टर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है फैक्टर का मतलब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से 12 को डिवाइड करने वाला बता दो। तो 1 2 3 4 6 और 12, तो ये सारे नंबर इसके क्या हो जाएंगे जी, इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, क्लियर हो, समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई बताओ मुझे 9 को डिवाइड करने वाला कौन कौन से नंबर है। तो 9 को डिवाइड करने वाला 1 है, 3 है, और एक खुद अपना 9 है, और ये तीनों के तीनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैक्टर। क्लियर? फैक्टर का पूरा मतलब समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैंने जो हिंदी में लिखा ना उसको हिंदी में ही आप भी लिखिए, वरना मैं इसका डिफिनेशन लिखवा सकता था मैथ के लैंग्वेज में, बट मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपको फिर वही जाल में फंसना है, ताकि आपको फिर से मतलब समझ में ना आए। मैं नहीं चाहता, मैं आपको उस जाल से निकालना चाह रहा हूं। आप अपने लैंग्वेज में समझिए और सीखिए मैथ कैसे समझना होता है, सीखना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं जहां जैसे लिखूंगा, जो चीज मैं बोलूंगा कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखो, तो ऐसे ही लिखना। ठीक है, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो। ठीक है, समझ में आया फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्लियर? चलो अगर फैक्टर का मतलब समझ में आ गया तो मुझे बताओ, आप होमवर्क में करके लाना। ठीक है, मतलब कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना भाई? पहला 36 का फैक्टर लिखना है आपको। ठीक है, दूसरा 24 का फैक्टर लिखना है। ठीक है, तीसरा 18 का फैक्टर लिखना है आपको, और फोर्थ में लिखना है आपको 15 का, और 5 में लिखना है 21 का। ये कुछ नंबर है, एक और लिख लो 6 में 48 का। इन सभी नंबरों को क्या लिखना है आपको? फैक्टर लिखने हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो? तो देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में यार, तो मैथ आपका दोस्त नहीं होने वाला। जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक मैथ नहीं समझ में आएगा। तो हाथ चलाना है और मैथ समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहां तक उतारो फटाफट। हो गया, आगे बढ़ो। फिर देखो अब इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइम नंबर, फिर उसके बाद हम समझेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो ये प्राइम नंबर क्या कहता है? ये कहता है कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होने चाहिए? केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब जाके बेटर समझ में आएगा। मैंने कुछ एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने कुछ नंबर लिया। ठीक है, अब इस नंबर का मैंने कहा कि भाई मुझे फैक्टर लिखो। इसका मतलब कि इसको डिवाइड करने वाले नंबर, कंप्लीट डिवाइड करने वाले नंबर। तो 1 को डिवाइड करने वाला, कंप्लीट डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर भाई? सिर्फ और सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई और दुनिया का कोई नंबर नहीं है जो इसे डिवाइड कर दे, है ना? चलिए इसी तरह 2 को डिवाइड करने वाला 1 और 2। मैंने कहा 3 को डिवाइड करने वाला 1 और 3। 4 को डिवाइड करने वाला 1 2 4। 5 को डिवाइड करने वाला 1 और एक 5। 6 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, और खुद 6 है। 7 को डिवाइड करने वाला 1 है और खुद 7 है। 8 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, 9 को डिवाइड करने वाला 1 3 और 9। 10 को डिवाइड करने वाला 1 2 5 और एक खुद नंबर, राइट। 11 को डिवाइड करने वाला 1 और 11। ठीक है, और 12 को डिवाइड करने वाला क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और खुद 12 है। ये सारे नंबर अपने अपने नंबरों का क्या है? फैक्टर्स है। मतलब कहीं ना कहीं 1 को डिवाइड करने वाला 1 है, 1 और 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 और 3 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 4 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 1 और 5 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 6
6 को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह सोन इस तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये सारा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। समझ में आएगा ना? तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर हो गए। बट हमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि भैया यहाँ पे एक ऐसा नंबर बताओ मुझे, एक ऐसा नंबर बताओ जिसके केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो केवल 2 वाले बताओ। तो देखो, तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके तो 1 फैक्टर, ये तो नहीं होगा। इसके कितने फैक्टर? 2 फैक्टर है, तो इसमें मैं टिक का साइन मार देता हूँ, ठीक है। फिर इसके 2 फैक्टर है, इस पे भी टिक का साइन मार दो। इसका देखो, इसका भी 2 फैक्टर है, फिर इसका 2 फैक्टर है, फिर इसका 2 फैक्टर है, फिर इसका 2 फैक्टर है। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल बन जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 ना, डॉट 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 97, ठीक है। 97 ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया भाई कि प्राइम नंबर क्या होता है, हमें समझ में आ गया कि भाई 2 से स्टार्ट होता है, ये सारे के सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके केवल और केवल 2 फैक्टर है और साफ साफ यहाँ में दिख रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्लियर होने यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व करो, 2 को छोड़ दो, तो 2 को छोड़े तो यहाँ पे देखा जाए इधर सारे नंबर कैसे नंबर दिख रहे हैं? वो सर तो प्राइम नंबर तो है ही सर। हाँ है, बिल्कुल है भाई, प्राइम नंबर तो है, बट और भी देखो, थोड़ा सा और अच्छे से देखो। तो देखा जाए तो ये के सारे नंबर, ये सारे नंबर क्या है? ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। तो ये ओड प्राइम नंबर भी है, ठीक है। 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब ओड नंबर भी होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? बट 2 एक ऐसा इकलौता है जो क्या है भाई? इवन है। क्या है? इवन है। समझ में आया? तो इवन प्राइम नंबर भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। इतना बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं कहता हूं कि भाई इसमें अब ऑब्जर्वेशन आ जाओ करो। इसमें मैंने बोला कि सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर बताओ, तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है जी? 3 है। क्या है? 3 सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है। मैंने कहा कि भाई सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर बताओ। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? 11। क्या हो जाएगा? 11। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो, तो क्या हो जाएगा? 97। समझ में आया? मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकाला है। यहां से इस टॉपिक से, प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से हर एक साल क्वेश्चन निकालता है, और इवन 2026 में भी निकाला है। और मैं अभी जस्ट दिखाने वाला हूं इन दोनों नंबर को पढ़ाने के बाद कि कैसे कैसे क्वेश्चन निकाला है सीबीएसई ने, ठीक है। और अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को और अच्छे से जानना है और आपको डिप्थ में जानना है, तो मेरा लाइव क्लास देख लीजिए। मैंने लाइव क्लास लिया था, ठीक है। इसी चैप्टर का नंबर के ऊपर पूरा नॉलेज बताया था, ठीक है, कि क्या क्या नंबर, और खासकर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के ऊपर मैंने 10 से 15 नोट पॉइंट लिखे, और उसी नोट पॉइंट से सीबीएसई हर एक साल क्वेश्चन बनाता है। तो आप जाके लाइव क्लासेस भी देख लीजिए, है ना। और बाकी जो भी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे जानना जरूरी है, जो जितना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो अब हमें प्राइम नंबर समझ में आ गया। मैंने कहा कि भाई प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो केवल 2 फैक्टर होते हैं। इस पे भी 2020 में सीबीएसई ने क्वेश्चन निकाला था, और 2025 में भी निकाला था। कंपार्टमेंट के एग्जाम जब हुआ था ना 2025 का कंपार्टमेंट, उसमें निकाला था, क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, ठीक है। कोई दिक्कत? अब समझते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डिफाइन क्या होता है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, यहां पे ऐसे नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 2 से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर को मैं क्या करूंगा? कवर कर दूंगा, गोला लगा दूंगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर कहां दिख रहे हैं? तो 2 से ज्यादा फैक्टर हमें दिखना स्टार्ट हुआ 4 से। तो 4, और क्या दिख रहा है जी? 6, और क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, और दिख रहा है 8, फिर दिख रहा है 9, फिर दिख रहा है 10, फिर दिख रहा है 12। तो ये जितने भी मैंने सर्कल लगाए जो जो नंबर को, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? वो सारे नंबर हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा 4 से स्टार्ट हुआ, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 99। 100 से पहले 99 तक जाएगा, और ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा 2 डिजिट का सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें ऑब्जर्वेशन करना है और कुछ छोटी छोटी चीजें हमें जानना है। देखिए, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा जी? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत। और इवन कंपोजिट नंबर भी है, इवन भी है ना, तो इवन कंपोजिट नंबर भी पूछे सबसे छोटा तो क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे मिलता है 9, तो 9 क्या है, 9 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है बट ओड कंपोजिट नंबर है। कैसा है, ओड है, ओड नंबर है। 9 क्या है, ओड नंबर। तो ओड कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है 9। यहां से सीबीएसई क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जब एमसीक्यूज करवाऊंगा हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा और टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैथ के अंदर, ये मेरी गारंटी है। आपको मैथ से प्यार कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप मुझसे जुड़कर देखिए, मैथ पढ़कर देखिए। आपको मजा नहीं आ गया तो मुझे बताना, मजा आएगा भाई। मैथ को बोरिंग से कहते हैं ना लोग, बोरिंग होता है मैथ, मैथ को मैं इजी और इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहां पे समझ में आ गया 9 क्या है, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो 10। 10 जो है वो 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अब यहां पर देखो सीबीएसई ने एक क्वेश्चन बनाया था कि 4 और 10 के ऊपर क्वेश्चन बनाया था सीबीएसई ने 2023 में। क्या बनाया था, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, और इन दोनों का एलसीएम पूछा था। तो एक बात बता, जो बच्चा ये जानेगा वही ना बना पाएगा एलसीएम वहां पे, नहीं तो उल्टा पल्टा कुछ भी नंबर लग के बना लेगा, इसका आंसर गलत आएगा। तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है भाई, मैंने सारा चीज बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर क्या होता है 99। और इवन यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भी है क्या 99। इस पे भी सीबीएसई ने क्वेश्चन निकाला है, सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालता है सीबीएसई। तो आपको ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि 2026 2025 के जो पेपर आए हैं कितना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया है, आया कि नहीं आया है, तो उस लेवल का आपको पढ़ाई होना चाहिए भाई। और मैं आपको दूंगा, मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम प्लानर, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और भी रेफरेंस बुक है मेरे पास, इन सबका निचोड़ देने वाला हूं भाई। ऐसा नॉलेज देने वाला हूं, ऐसा कंटेंट देने वाला हूं ना जो बैच में भी नहीं मिलता होगा, जो बैच ले लेकर पढ़ते हैं ना वो भी नहीं मिलता होगा, जो मैं यूट्यूब पे फ्री में देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट मुझसे जुड़ो और यहाँ के कंटेंट को अपने एग्जाम में बेस्ट करने के लिए अप्लाई कर लो भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हमें समझ में आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, अब एक आपसे क्वेश्चन है कि बताइए 1 क्या हुआ। हमने 1 के बाद जितने भी नंबर देखा वो तो सारे बात हम कर लिए भाई, बट 1 को छोड़ दिया। अब बारी आती है 1 की। तो 1 क्या है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है। बट भाई क्यों नहीं है, भाई क्यों नहीं है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो समझिएगा 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। और प्राइम नंबर कहता है कि भाई केवल 2 फैक्टर चाहिए, तो इसको 2 से कम फैक्टर है, ऐसे लतिया देगा प्राइम नंबर, भाग यहाँ से, क्या करने आया यहाँ पे, मारेगा 1 भागेगा, भागते हुए जाएगा कंपोजिट नंबर कहेगा भाई तुम अपने शरण में ले ले, तो कंपोजिट कहेगा अच्छा जब प्राइम में नहीं ले तो हम कहाँ से लेंगे, हमें तो और 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, यूं मारेगा 2 लाख, यूं मारेगा, तो यहाँ से बेचारा भागेगा दोनों साइड से भागेगा, तो अपने आप को फिर क्या बोलते चलेगा, भाई ना तो हम प्राइम नंबर है ना तो हम कंपोजिट नंबर है, एकदम रोते हुए बोलेगा भैया ना तो हम प्राइम नंबर है और ना तो हम कंपोजिट नंबर है, क्या करें। तो याद रखिए, है ना, क्योंकि इस पे भी सीबीएसई 2026 में क्वेश्चन बनाया है, अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। ये रहा 2026 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिल्ली के अंदर आया था, ठीक है। बाकी ये वाला अदर स्टेट में या फिर अदर रीजन में आया होगा, मुझे नहीं पता, पर हाँ ये मुझे पता है कि ये आया 2026 में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास बच्चे जो दिल्ली में, मैं दिल्ली से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो भी बच्चे थे उनके सेट में ये क्वेश्चन दिखा था, और पता ही है जब मैंने पढ़ाया तो वो तो बना के आएंगे ना, बना के भी आए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, द नेचुरल नंबर 2 इज, 2 एक नेचुरल नंबर है, ये तो भाई सबको पता है, ठीक है। अब ये 2 जो है इसके अकॉर्डिंग किस तरह का नंबर है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरह का नंबर है। तो बताओ तो मुझे फटाफट, क्या एक प्राइम नंबर है, हाँ सर प्राइम नंबर तो है, कंपोजिट नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, बी में नहीं है। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, जी नहीं, प्राइम में है बट कंपोजिट नहीं है। कहता नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जी नहीं, ये तो 1 होता है, और ये पूछ रहा है 2 के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल नंबर 1 इज, 1 कैसा नंबर है इसके अकॉर्डिंग, क्या एक प्राइम नंबर है, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। कंपोजिट नंबर है, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, बिल्कुल भी नहीं, कैसे हो सकता है। अच्छा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यस 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 प्राइम नंबर से भी पिटाया था और कंपोजिट नंबर से, तब वो चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था, ना तो हम प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, तो वही चीज यहाँ पे लिखता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया। तो ये 2026 का क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया, ठीक है।
क्लियर? चलो, जो भी हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के मैं आपको समझाने वाला हूँ। समझ में आ गया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी भाई, क्योंकि इस टॉपिक को समझने से पहले हमने क्या समझ लिया? फैक्टर समझ लिया, प्राइम नंबर समझ लिया और कंपोजिट नंबर समझ लिया, राइट? अब यही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिलाकर ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगा और ये टॉपिक बनाया गया है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिलाने से ही ये टॉपिक बना है। तो चलिए समझते हैं और ये स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब एक चीज कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो आपके पास, कोई भी कंपोजिट, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, उसको ना आप लिख सकते हो, कोई भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है? अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा प्राइम नंबर का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो उससे उसको मतलब नहीं है। हाँ, और ये जो प्रोडक्ट जो आएंगे वो यूनिक होगा उस नंबर के लिए जिस नंबर का हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अब आपको एग्जांपल से समझाओ तब जाकर समझ में आएगा। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच, किस ऑर्डर में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर वो मैटर नहीं करता है, ठीक है? ये चीज था। तो इस पूरे लंबे से स्टेटमेंट का एक शॉर्टकट यही आपको याद रखना है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से, ठीक है? अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से, क्योंकि ये ऐसे समझ में तो आएगा नहीं भाई, एग्जांपल से समझ में आएगा। हमने देखा था कि 12 क्या है कंपोजिट नंबर है। अब इसको तुम प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टराइज कर दो, 2 के टेबल से 6 बार में, फिर 2 के टेबल से 3 बार में और फिर 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, राइट? लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया है? 2 आया है 2 टाइम्स, तो इसके माथे पर लिख दो 2, है ना? जो जितने बार आएगा उसके माथे पर उतना ही लिख देंगे, जो जितना बार आएगा उतना उसके माथे पर उतना ही लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ बताओ 3 कितने बार आया है? 1 बार, तो इसके माथे पर 1 लिख दो, क्लियर? अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और इस स्टेटमेंट को देखना है कि यार सही बोला या गलत बोला स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे 12 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है ना? अच्छा, अब यहाँ पर जो इसका फैक्टर किया गया देखो तो 2 और 3 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो हो गया कि नहीं हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा था वो एकदम राइट बोल रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो इसी तरह से और एग्जाम्पल समझते हैं। 36 को फैक्टर करते हैं, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर 36 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो इसके माथे पर 2 लिख दो। 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो इसके माथे पर 2 लिख दो, ठीक है? तो ये भी हो गया इसका आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह मुझे बताओ 48 को बता दो तुम लोग, 98 को बता दो, ठीक है? फिर तीसरा 144 को बता दो, चौथा 96 को बता दो और एक पांचवा 120 को बता दो, ठीक है? क्लियर? देखो जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा, और ये दोनों जब नहीं चलेंगे तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको हाथ चलाना है, ठीक है? मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, और हाथ चलेगा तो दिमाग चलेगा, और दिमाग और हाथ दोनों चलेंगे तो फिर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और मैथ से आपको प्यार होने लगेगा और मैथ इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ठीक है? चलिए चलाने के लिए रेडी है ना? हाथ और दिमाग, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपको होमवर्क में करना है, सेम एट इज एट ना, इसी तरह से आपको करना है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको करना है। और इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या दिया है और रेफरेंस बुक में क्या क्या दिया है वो सारी चीजें आज मैं कराने वाला हूं। देखिए सबसे पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलता है तो यही मिलता है। क्या बोलता है भाई? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर दिए गए हैं उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, बस खत्म। और ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है? तो जो हमने अभी पढ़ा अब उसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं भाई। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। 140 है तो 140 को आप क्या करोगे भाई? क्या करोगे? फैक्टर करोगे, 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर ये 5 से 7 और ये 7 से 1। कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 2 लिख देंगे माथे पे।
5 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 1 लिख देंगे माथे पे। 7 एक बार आया है, 1 लिख दो माथे पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, अगर आप 1 नहीं भी लिखते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज ऐसे लिखना होता है और यही आपका आंसर हो गया। इस पूरे स्टेटमेंट का यही मतलब था जो कि हमने कर दिया, कोई दिक्कत। तो आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, बट मैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं कर देता हूँ एक 5005 को मैं डिवाइड देता हूँ। मैं इसको डिवाइड देता हूँ 5 से। 1001 आता है, फिर ये कटेगा 7 से। 7 1 7, 7 4 28 और 7 3 21। फिर ये कटेगा 11 से 13 टाइम्स और ये 13 से 1 टाइम्स। मतलब मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 5005 इक्वल्स टू 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 11 1 टाइम्स और 13 1 टाइम्स। तो मैंने पहले ही बोला था कि 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट नंबर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर हो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अच्छा, एक और नंबर में सोल्व करता हूँ इसको, 7429। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सीबीएसई एमसीक्यूज भी बनाया है, सब्जेक्टिव बनाया है। 2015 में तो सब्जेक्टिव बना दिया था, ठीक है। पहले तो एमसीक्यूज आता भी नहीं थे, बस एमसीक्यूज आते थे 6 या 4 आते थे, वो भी लिखने वाले आते थे, बनाने वाले सोल्व करने वाले। चलो इसे देखते हैं, ये किससे कटेगा। अच्छा, एक चीज और, बच्चों को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यार किस नंबर से डिवाइड दे। देखो मैं आपको प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई और नंबर सोचना ही नहीं है। जब भी डिवाइड देंगे तो प्राइम नंबर से ही देंगे, प्राइम नंबर ही सोचना है डिवाइड देते समय, ठीक है, और कोई नंबर सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक प्राइम नंबर ऐसा सोचो जो इसको डिवाइड कर दे। देखो ये एक ऐसा नंबर है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ऐसा नंबर है जो बहुत बड़े बड़े नंबर से कटता है, जैसे 17 से कटेगा या 19 से कटेगा और 23 से कटेगा। मुझे तो याद है, बट आप भी याद कर लो, 17 19 23 से ये कटने वाले हैं नंबर, ठीक है। तो चलो 17 से कटेगा, ये 437 आ जाएगा, कितना 437। फिर ये 19 से कटेगा 23 आ जाएगा, और 23 से ये कटेगा 1 आ जाएगा। देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7429 इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई 23। इसको मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, खत्म कहानी, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बोरिंग नहीं लग रहा ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो देने वाला हूँ ना अब इसके बाद, एक बहुत ही शानदार नॉलेज देने वाला हूँ आपको। चलो देखो, एनसीईआरटी में यहीं पे जाके इस टॉपिक को खत्म करता है, 1-2 क्वेश्चन और बनाता है, जैसे कि कंपोजिट नंबर प्रूफ करो, पावर 4 की पावर n करके, ये सब क्वेश्चन बना देता है। बट यहाँ पे जाके एनसीईआरटी खत्म कर देता है। बट जब सीबीएसई क्वेश्चन सेट करता है तो इतना सा काम बनेगा नहीं भाई। सीबीएसई का क्वेश्चन सेट करने का जो तरीका है बहुत अलग होता है, तो उस तरीकों को समझने के लिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें भी उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसी टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ाने वाला हूँ भाई, जितना नॉलेज है ना वो सब देने वाला हूँ आपको, ठीक है। और आपको नॉलेज बिल्ड करने वाला हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपने सबसे बनाया, क्या बनाया भाई, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 1440, मतलब 1440 में 2 की सबसे बड़ा पावर क्या होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है हिंदी में अगर समझे तो। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखा a की पावर n, यहाँ पे पावर और a मतलब n क्या है और a क्या है, ये आपसे सवाल है मेरा। तो देखिए n जो है यहाँ पे ये पावर है, क्या है, पावर है, इंडेक्स है, इंडेक्स कहते हैं, या फिर हम इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। समझ में आ रही बात, ये तीनों नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। और a को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है बेस। क्या बोलते हैं इसे, बेस। समझ में आई बात, ये 2 चीज आपको समझ में आ गया, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो अब मैं इसमें जो पढ़ाने वाला हूँ, सोल्व करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलो भाई, तो सोल्व कर लिया जाए क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है कि 1440 को फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से करेंगे 720 आएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे 360 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा 180 आएगा, फिर ये 2 से 90 आएगा, फिर ये 2 से 45 आएगा, और फिर ये 3 से 15 आएगा, और ये फिर 3 से 5 आएगा, और ये फिर 5 से 1 आएगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 1440 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स आया भाई, 2 आया है 5 टाइम्स, राइट। देखो 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, माथे पर 2 लिख दो। 5 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो मैंने बोला था 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। बट यहाँ के बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्न क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो यहां पे लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 1440। बता दो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बताओ 5, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5। क्लियर। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव के फॉर्म से कि सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करना है, सिर्फ 2 तक ही डिवाइड, 2 से ही डिवाइड, 2 का पावर पूछ रहा है तो 2 से ही डिवाइड देके देख लेंगे कितना बार 2 आया, उसके बाद वहीं पर आंसर टिक कर देंगे। क्लियर। ये हो गया एमसीक्यू उसका अप्रोच। तो मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि भाई सब्जेक्टिव का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे लिखना, कैसे स्टेप रखने हैं, और एमसीक्यू को सोल्व करते समय क्या अप्रोच होना चाहिए, और मैं आपको आर के ट्रिक से भी परिचित कराऊंगा जो कि एकदम मिनटों का काम सेकंडों में कर देता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। चलो भाई, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप बना लेना। ठीक है, इसमें 3 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है 270 में, तो 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें देखना 3 जितने बार आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो लो भैया कर दिए, 2 से 9 और 8, फिर 2 से 49, फिर ये 7 से 7 और फिर 7 से 1। मैं लिखूंगा देयरफॉर 196 इक्वल्स टू 2 के पावर 2 7 की पावर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रश्न क्या कहता है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, यहां पे लिखेंगे sum of the exponent of prime factors in 196। 196 के प्राइम फैक्टर्स के जितने भी एक्सपोनेंट है उन सबको सम करना है भाई। ठीक है, तो ये रहा 196 के प्राइम फैक्टर। अब इसके एक्सपोनेंट क्या है भाई, इसका एक्सपोनेंट एक तो 2 है, 2 का पावर 2 है, और 7 का भी पावर 2 है। 2 और 2 को मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है 7, सॉरी क्या ही कर रहा हूं 2 और 2 को मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाता है 4, कितना आ जाता है 4, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी तरह से ये तो सम का हो गया, क्या हो गया सम का हो गया। बट अब मैं क्वेश्चन बना रखा हूं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, प्राइम फैक्टर के पावर का, एक्सपोनेंट का ना, प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसमें जितने भी फैक्टर आएंगे उनका पावर का प्रोडक्ट कर देना है, पावर का प्रोडक्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट का मतलब समझा दिया कि मल्टीप्लाई करना है, जो पावर आएगा उसके पावर को लेकर क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, बना लोगे ना, होमवर्क कर लोगे ना। चलो तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, समझ में आ रहा है, क्लियर होने यहां तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ 6370 इक्वल्स टू इतना, मतलब कह रहा है कि 6370 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये सब मिलेगा। ठीक है, इसने तो भाई हेल्प भी कर दिया हमारा, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 6370। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, सोचने का तरीका देखो, क्वेश्चन को कैसे समझना है। इसने बोला कि इतना इतना का इतना है प्राइम फैक्टराइजेशन, देन फाइंड द m प्लस n प्लस k प्लस p, इन सब की वैल्यू निकालनी है। मतलब देखा जाए तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर के जितने भी एक्सपोनेंट उन सबका सम पूछ रहे हैं, बस पूछने का तरीका अलग किया है हमने, अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किया है ना। चलो तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करते समय में ध्यान देना है कि इन्हीं नंबर से डिवाइड देना जो दिया हुआ है, और फालतू का सोचना ही नहीं है। तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 1 2 और 2 8 16 और 2 5 10, राइट। अब ये 5 से कटेगा, 6 बार में 30 आएगा, 3 बार में 30 आएगा, सॉरी 15 आएगा, बस 3 15 और 1 हो जाएगा ये 37। अब यहाँ कटेगा 7 से 9 और 1, फिर ये 7 से कटेगा कितने बार में, 13 बार में, अब ये 13 से कटेगा 1 बार में। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 6370 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 7 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 13 कितने टाइम्स 1 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब बताओ मुझे इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है ना। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो, तो सिंस इतना बराबर दिया हुआ है तो मैं लिखूं 6370 इक्वल्स टू कितना दिया जी, 2 के पावर m। अच्छा यहाँ पे डॉट का मतलब होता है, यहाँ पे डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई 2 के पावर m हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 का पावर n हो गया, मल्टीप्लाई 7 के पावर
के हो गया मल्टीप्लाई 13 का पावर p हो गया, ठीक है। चलो अब इतना बराबर देखो तो ये चीज है, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो मैं इसके जगह पे ये चीज रख सकता हूँ क्या? इसके जगह पर ये चीज रख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, रख सकते हैं ना। चलो तो इसके जगह पे इसको रख दो, तो 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 13 का पावर 1, और बराबर में क्या है जो चीज है वो लिख दो, 2 के पावर m है मल्टीप्लाई 5 के पावर n है मल्टीप्लाई 7 के पावर k है मल्टीप्लाई 13 का पावर p है। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना और एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ लिखो, इफ a के पावर m बराबर a के पावर n देन m बराबर n। अगर बेस सेम है दोनों साइड तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर अब हम कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करने पे। तो बताओ तो अगर मैं दो को कंपेयर करता हूं इससे तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब देयरफॉर m बराबर कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं 5 को कंपेयर करता हूं तो देखो तो ध्यान से, बेस सेम है दोनों का तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब n बराबर 1 हो जाएगा, राइट। 7 को कंपेयर करो तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब k बराबर कितना आ जाएगा? 2। एंड इसी तरह से 13 को कंपेयर करो तो देखो तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मतलब p बराबर कितना आ जाएगा? 1। नाउ अब हमसे वो क्या पूछता है सो देखते हैं भाई। देखो ये सब्जेक्टिव करने का तरीका है ये, बाकी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से नहीं सोचो, मैं तो यहीं पे ऑब्जेक्टिव बढ़ा दूंगा क्योंकि इतना देख लिया, फैक्टर में दिख रहा था, यहाँ से पावर कंपेयर कर दूंगा, m बराबर 1 आ गया, n बराबर 1 आ गया, k बराबर 2 आ गया और p बराबर 1 आ गया। प्लस करने के लिए सबको जोड़ दूंगा, 1 1 1 और 2, 3 बार 1 और 1 बार 2, सबको जोड़ेंगे 5 आएगा आंसर। अब देखना 5 ही आएगा। अब नाउ क्या करना है? m प्लस n प्लस k प्लस p करना है। तो m के जगह पर 1, n के जगह पर 1, p k के जगह पर 2, p के जगह पर 1, सबको जोड़ेंगे 5 आएगा। कितना आएगा? 5। इस तरह से आपको सोल्व करना है। क्लियर? मैं आपको समझा रहा हूं, हर एक पॉइंट को बता रहा हूं, हर एक स्टेप को बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको 0 लेवल से पढ़ाना है मुझे, ठीक है। हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, सेम एट इज एट उसी की तरह है, बस थोड़ा कंपेयर करना है और कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा तरीका इसमें थोड़ा चेंज रहेगा, बट मैं इसको हिंट देता हूं, आप लोग कर लेना। मुझे तो लगता है मैं छोड़ ही देता हूं, आप लोग कर लोगे। नहीं कर लोगे? क्या करना है यार, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो भी नंबर आएगा उन सबको कंपेयर कर देना यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 7560, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड दो, तो 3 बार 2 आएगा, ये फिक्स कर दिया क्योंकि 2 3 बार आएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 है। तो 2 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0। फिर ये 2 से 1 8 8 0, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 9 4 0। अरे कहीं गलती हुआ है क्या? हाँ गलती हो गया, देखो देखो, अरे देखो कहाँ गलती हुआ है, सुनो, यहाँ पे गलती हुआ है। 2 से डिवाइड देंगे तो 9 बार में 18 आएगा और यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको अब कितना से डिवाइड देंगे? 2 से। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, राइट। अब ये कटेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राइट। अब ये कटेगा 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे गलती कर देते हैं? अब देखो यहाँ कटेगा ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 5 से कटेगा 7 आएगा और ये 7 से कटेगा 1 आएगा। क्लियर? इस तरह से इसको क्या करना है? फैक्टर करना है। क्लियर हो? कोई डाउट्स नहीं ना? चलो अब मुझे बताओ, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7560, क्या लिख सकता हूँ जी? 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 बार, तो इसके माथे पर 3 लिख दो। 3 कितने बार आया है? 3 बार आया, माथे पर 3 लिख दो। 5 कितने बार? 1 बार, माथे पे 1 लिख दो। 7 कितने बार? माथे पे 1 लिख दो, 1 बार आया, ठीक है। अब बताओ, इतना बराबर आपका दिया हुआ है ये चीज, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 7 बराबर इधर लिखा हुआ है 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 1 पावर लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कर लिया जाए तो इसका तो मतलब ही नहीं कंपेयर करने का। इसको इससे कंपेयर किया जाए तो हमें मिल जाएगा p की वैल्यू 3 और 3, देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। अब बाकी कंपेयर करने वाला काम आप लिख लेना। p बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब मुझे चाहिए q की वैल्यू, तो q किससे कंपेयर होगा भाई? 5 से।
क्यू 7 से कंपेयर हो गया तो क्यू 5 से होगा, तो क्यू की वैल्यू 5, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा यहीं पर कह देगा कि क्यू माइनस पी की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन बना दिया, तो क्या करोगे, क्यू कितना है 5 और पी कितना है 3, तो 5 में से 3 अगर मैं घटा देता हूं तो आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई पी इंटू क्यू बताओ, तो पी कितना है आपके पास, पी है 3 और क्यू कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 15। मैंने कहा कि भाई पी रेशियो क्यू बताओ, तो पी कितना है 3 रेशियो और क्यू कितना है 5, तो आंसर हो गया 3:5, क्योंकि कटेगा भी नहीं। मैंने कहा कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बताओ, देखो मैंने क्वेश्चन अपनी तरह से बनाया भाई, पी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, क्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, 25 और 9 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 5 14 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा सीबीएसई भाई, ठीक है। तो अभी जस्ट इसी के जैसा मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बना के लाया हूं और आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको इस लेवल का नॉलेज में देने जा रहा हूं ना कि अगर सीबीएसई किसी भी तरह से क्वेश्चन निकाले आप उसको फोड़ डालो, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यहां से एम पी क्यू एम एन की वैल्यू निकाल लेना है। निकाल लोगे ना, मुझे विश्वास से निकाल लोगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, हमें निकालने आ गया, ठीक है। अगर आपको निकालने आ गया तो ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत या कर दूं मैं, बोलो फटाफट कर दूं? चलो भाई कर देता हूं, चलो एक दो पार्ट छोड़ दूंगा इसमें, बट करना वही है जो अभी तक हम करते आए हैं इसमें। चलो देखो क्या करेंगे भाई, 2520, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 से देंगे, कितने बार में ये कटेगा 12 6 0 ना, फिर ये 2 से 6 30, राइट, फिर ये 2 से 3 1 5, फिर ये कटेगा 3 से 1 0 5, फिर ये कटेगा 3 से 3 5, फिर ये 5 से 7 और ये 7 से 1, राइट। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 2520 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, राइट, तो 3 लिख दो। 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो 3 का पावर 2, 5 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। अब मुझे बताओ इतना बराबर कितना है जी, ये है ना, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी, सिंस देयरफॉर 2520 इक्वल्स टू 2p है ना, 3q मल्टीप्लाई 7m, 7 का पावर m, 7m नहीं, गलत पढ़ा भी मैंने, 2 का पावर p होगा, 3 का पावर q होगा, 7 का पावर m होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 का पावर n होगा, ठीक है। पावर में पढ़ते हैं 2p और 3p, इस तरह से नहीं पढ़ते, ठीक है, मैंने गलती पढ़ दिया था। देखो अब इतना बराबर ये चीज दिया हुआ है, इतना बराबर ये चीज दिया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का पावर 3, ठीक है, फिर 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1, ठीक है, समझ में आया। अब इधर जो है उसको उतार दो, 2 का पावर p मल्टीप्लाई 3 का पावर q मल्टीप्लाई 7 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n। अब क्या करोगे भाई, कंपेयर करोगे, देखो कंपेयर करना लिख लेना सब कुछ, ठीक है, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट p q m और n की वैल्यू निकाल देता हूँ। बताओ इसको इससे कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, q बराबर 2 आ जाएगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे 5 से, सॉरी 5 से नहीं, ये 7 है, 7 से कंपेयर होगा तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 5 को 5 से कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा जी, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, n बराबर 1। ये हमने वैल्यूज निकाल लिए, कोई दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी है? हमने वैल्यूज निकाल लिया, कुछ किया नहीं, जो हमने अभी तक करते हुए आया, जो हमने पढ़ा उसी के बेस पे सारा काम अभी तक भी किया। बट अब ये इन सभी का वैल्यू निकालना है, मैंने 9 वैल्यूज निकालने के लिए आपसे बोला है, ठीक है। अब इन सब का वैल्यूज निकालते हैं भाई, आ जाओ इसका आंसर निकाल लेते हैं। पहले का आंसर निकालते हैं, क्या बोलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस सॉरी पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मुझे बताओ p कितना है आपके पास, p है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस m है 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस q है 2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 4, इसको जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 6 आंसर। चलो दूसरा पार्ट करो भाई फटाफट, p प्लस क्यू माइनस m, p कितना है 3 है, q कितना है 2 है, माइनस 1 है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 3 2 5 में से 1 घटा दो 4 आ जाएगा। तीसरा कर लो, तीसरा क्या कहता है, p बटा q मल्टीप्लाई m, तो p कितना है 3 है, m q कितना है 2 है, मल्टीप्लाई 1 है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/2 आ जाएगा, राइट।
अगर मैंने फोर्थ पार्ट किया तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या कहता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो बताओ मुझे फटाफट बताओ, p की जगह पर कितना 3 + 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना 25। आंसर कितना इजी है यार, कुछ नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग है। पांचवा देखो, पांचवा क्या है, p इंटू क्यू, अभी जस्ट मैंने दिया था, तो हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, मैंने कहा कि p रेशियो क्यू बताओ, p रेशियो क्यू 3:2, आंसर खत्म। क्या बोलता है, p बटा क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब 3/2 का स्क्वायर पूछ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। कोई दिक्कत, फिर से पूछता है क्या है, 2p + 5q, 2 × 3 + 5 × 2, ये कितना हो जाएगा 6 + का 10 = 16, राइट, खत्म। तो एक तुम्हारे हवाले कर दूं, कर लोगे ना, चलो यार ये भी कर देता हूँ। p की जगह पर 3 रख दो, p की जगह पर 3 रख दो, -2 रख दो, q की जगह पर 2 है, +1 + 1, 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस करूंगा तो 1 आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे, और ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एमसीक्यूज में इस तरह से आएंगे, या सब्जेक्टिव के फॉर्म में आएंगे। किसी भी तरह के आए, किसी भी तरह का नॉलेज हो, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। जितना तरह से सीबीएसई घुमा फिरा के करने वाला है ना काम, वो सारा पहले ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर समझ में आया। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई, तो ये था आज की क्लास, यहीं पर खत्म करते हैं। और अब आप मुझे बताओ कैसा लगा आज की क्लास, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, मजा आया, मैथ कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या बोरिंग लगा, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा ना, समझा दिया ना पूरा क्लियर। चलो, तो ऐसे ही समझने के लिए, मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभ्यास ब्रेन को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मैथ को डराने के लिए हो जाओ तैयार, है ना, क्योंकि अब मैथ आपको नहीं डराएगा, अब आप मैथ को डराइएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए। ऐसे अभ्यास से जुड़िए और मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इजी कीजिए और इंटरेस्टिंग कीजिए, है ना। जो बोरिंग कहते हैं उन्हें भी बता दीजिए कि अब मैथ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभ्यास ब्रेन के ऊपर आना पड़ेगा भाई, है ना। तो अभ्यास ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।